ये हमारी कार्यपालिका की सेकंड वीडियो है। इसमें हम बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से सदस्य शामिल होते हैं। पहला कह लोकसभा के सभी सदस्य कह रहा है, यहाँ सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य होंगे, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है राज्यसभा के सभी सदस्य, यहाँ भी निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं होंगे, निर्वाचित होंगे। आंसर डी, संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। आंसर डी सही हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन देखना है। पहले कह रहा, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। सही है। भारत के राष्ट्रपति जिस तरह से ब्रिटेन की महारानी या सम्राट होते हैं नाम मात्र के, तो राष्ट्रपति भी ऐसे इंडिया के, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका के अधिकार रखते हैं। और राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। अब प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश का दावा नहीं कर सकता, ये भी सही है। सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत फैसले और सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से होती हैं, ये भी सही है। भारत के सभी रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, ये भी सही है। आंसर 1, 3, 4, 5 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता। राष्ट्रपति का चुनाव संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अतः राष्ट्रपति इस प्रकार के जनादेश का आह्वान नहीं कर सकता जैसे कि प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने को कह सकता है, लेकिन वही सलाह पुनः मिलने पर वह उसको मानने के लिए बाध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन हमें सबसे उचित विकल्प को देखना है, कौन सा सही होगा। पहला कह रहा है प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है, नहीं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है, अपने विवेक पर कर सकता है, विवेक पर भी नहीं करेगा। तब कर सकता है जब ऐसी घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संशोधित किया गया हो। डी सही हो जाएगा। आप रिटर्न में तो हम आपातकाल लगा देंगे राष्ट्रपति। तो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर संपूर्ण भारत में या इसके किसी हिस्से में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978। इसके द्वारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे ना भेजे। अगर मौखिक ओरली बोल रहे हैं तो भैया हम आपातकाल नहीं लगाएंगे। ऐसे घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, न कि साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है, निम्नलिखित में कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में सही है। पहला, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, सही है। उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ये भी सही है। वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते, परोक्ष रूप से होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत भेजने का अधिकार नहीं होता, ये भी सही है। आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है।
तो संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्यों की विधानसभा होती है, राज्यों की विधान परिषद नहीं होती है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी की विधानसभा ये होते हैं। आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में सही कथन देखना है। पहला, संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, सही है। अगला कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति ये तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कराएगा, सिर्फ अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से नहीं हो सकता, इस वजह से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है, ये भी सही है। आंसर 1 और 3 हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 53(1) के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत का राष्ट्रपति रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कह रहा है, किसी विधेयक के संसद के सदनों द्वारा पारित किए जाने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उस विधेयक पर या तो अनुमति दे देता है या अनुमति रोक लेता है। राष्ट्रपति अनुमति, पहला कह रहा अनुमति 6 माह के भीतर दे भी सकती है, तो इसका अनुमति देने की कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। दूसरा, अनुमति प्रदान या विधेयक को अस्वीकार यथासंभव शीघ्र कर सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। शीघ्र कर सकता है या अपने पास रख सकता है। विधेयक को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उस विधेयक को यथासंभव शीघ्र इस संदेश के साथ लौटा सकता है कि सदन विधेयक पर पुनर्विचार करे, ये सही हो जाएगा। और अगर दूसरी बार सदन फिर से उसको राष्ट्रपति के पास भेजता है तो यहाँ राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं अनुमति देने के लिए। अगला कह रहा, सदनों द्वारा विधेयक को फिर से पारित किए जाने के बाद अपनी अनुमति रोक सकता है, तो वहाँ अपनी अनुमति रोक नहीं सकते, अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा उपर्युक्त विधेयकों में कौन से विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। पहला, नए राज्य के गठन के लिए या विद्यमान राज्य की सीमा में परिवर्तन हेतु विधेयक, ये हो जाएगा। दूसरा, धन विधेयक भी हो जाएगा। राज्य हित संबंधी कराधान को प्रभावित करने वाला कोई भी बिल, ये भी हो जाएगा। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले विधेयक, ये भी हो जाएगा। फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो सभी सही हो जाएंगे। इनको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है और उसकी पूर्व अनुमति से ही उन्हें संसद में लाया जा सकता है। जिनमें अगर हम नए राज्य का गठन कर रहे हैं या विद्यमान राज्य की सीमाओं में बदलाव करने के लिए कोई बिल लाते हैं तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यह राष्ट्रपति की अनन्य शक्ति है जिसमें प्रभावित राज्यों के विचार प्राप्त करने के लिए उसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। दूसरा, धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। उसकी मंजूरी के बिना संसद में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति धन विधेयक की शुरुआत करने के लिए अनुमति देता है, इसलिए वह ऐसे विधेयकों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। एक धन विधेयक को, दूसरा संविधान संशोधन 368 के तहत जो भी बिल लाए जाते हैं इनको राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, वापस नहीं कर सकते। और ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित जुड़ा हो या जिनसे राज्यों या उनसे कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन आता हो को धन वितरित किया जाता है। इन पे भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यक है। राज्यों के वे विधेयक जो व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, यहाँ फिर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और ऐसा बिल जिसके अधिनियम किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े, यहाँ भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो पावर के संदर्भ में एक तरफ वीटो दिया हुआ है, दूसरी तरफ सब्जेक्ट दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट पर कौन सा वीटो राष्ट्रपति लागू करते हैं। हमें सही सुमेलित करना है, तो देखना कौन सा सही सुमेलित है। अत्यंतिक वीटो जो होता है वो उच्च बहुमत के साथ विधायिका के जरिए अधिभाषित ये नहीं होगा। अत्यंतिक वीटो विधेयक पर राय सुरक्षित रखना होता है, और जो विशेषित वीटो होते हैं वो उच्च बहुमत के साथ विधायिका के जरिए अधिभाषित होते हैं। पॉकेट वीटो में क्या होता है, विधायिका द्वारा पारित बिल पर कोई निर्णय नहीं लेता, राष्ट्रपति इसको अपने जेब में रख लेते हैं और समय निश्चित नहीं होता कि कब इस पर निर्णय लेते हैं या नहीं लेते। इसी तरह से एक पॉकेट वीटो का यूज किया गया था पोस्ट ऑफिस के मामले पे, तो उन्होंने अपने पास रख लिया था, पॉकेट वीटो हो जाता है, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। इसमें तीसरा सही है, बाकी दो गलत हैं। तो वीटो पावर को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला अत्यंतिक वीटो होता है, इसमें विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना होता है राष्ट्रपति को। दूसरा विशेषित वीटो होता है, जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जा सके, विशेषित वीटो होता है। एक पॉकेट वीटो होता है, विधायिका द्वारा पारित बिल पर कोई निर्णय नहीं लेते। और निलंबनकारी वीटो होता है, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सके, निलंबनकारी वीटो होता है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन देखना। पहला कह रहा है, देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बनने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक हो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है, चाहे वो देशीकरण के थ्रू हुआ हो या जन्म के द्वारा हुआ हो, रजिस्ट्रेशन के द्वारा हो, किसी भी माध्यम से भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का अधिकारी होता है। लेकिन अमेरिका में जन्मा नागरिक ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, यह सही है। अमेरिका में जब हम नागरिकता ले लेते हैं तो हमारे पास अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं होता। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए वहाँ जन्मा सिटीजन ही होना चाहिए। आंसर भी सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। भारत में केवल जन्म से नागरिक को नागरिकता से कभी वंचित नहीं किया जा सकता, बाकी सभी मामलों में भारतीय नागरिकों के बीच कोई भी भेद नहीं किया गया। देशीकृत नागरिक संविधान के सभी पदों, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री आदि के लिए पात्र होते हैं। जबकि अमेरिका के संविधान के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो जन्म से अमेरिका का नागरिक हो। अमेरिका संविधान देशीकृत नागरिक को सीनेट सदस्य बनने तथा मंत्री स्तर पर कोई भी पद धारण करने की अनुमति देता है, जबकि राष्ट्रपति का पदभार संभालने की अनुमति नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी होते हैं, आंसर डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी आंसर सी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं, ए और बी। संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके सत्र के आह्वान के कारण बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन वीटो की शक्ति होती है? पूर्ण निषेध होता है, निलंबित निषेध होता है, पॉकेट वीटो होता है, उपयुक्त सभी होते हैं। लेकिन यहाँ विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होता, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार के वीटो होते हैं। तो भारतीय संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अनुमति देने और रोकने संबंधी प्रावधानों की चर्चा की गई है। अत्यंतिक वीटो के तहत राष्ट्रपति को जहां किसी विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है, वह निलंबनकारी वीटो के तहत कोई विधेयक राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए
वापस भेज सकते हैं तथा पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है, अर्थात अपनी सहमति या असहमति कुछ न दे, उसको अपने जेब में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? इसमें आंसर 14 हो जाएगा। 2 लोकसभा के लिए होता है और 12 राज्यसभा के लिए होते हैं, लेकिन अभी संशोधन किया गया है और संशोधन के तहत लोकसभा में जो 2 प्रतिनिधि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, अब उनकी संख्या हटा दी गई है, तो इस समय सिर्फ राज्यसभा में ही 12 मेंबर को मनोनीत किया जाता है। आंसर ए सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया गया। वही अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों का आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है। वर्तमान लोकसभा और विधानसभा के विघटन तक इनमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ सूची दी हुई है, दूसरी तरफ दूसरी सूची दी गई हुई है। यहाँ हमें मिलान करना है कौन सा किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत होता है। राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्तियाँ अनुच्छेद 72 के तहत होता है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत, और संसद के सत्रावसान तथा भंग करना अनुच्छेद 85 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर नहीं, लोकसभा की अनुशंसा पर नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर हाँ, राज्यसभा की अनुशंसा पर नहीं। लोकसभा को भंग राष्ट्रपति तब करेंगे जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा होगी। संविधान का अनुच्छेद 85(2)(b) राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। वहीं आर्टिकल 74(1) के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अतः सामान्यतः राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है हाँ, धन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता नहीं, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता और यही सही हो जाएगा। अगला कह लोकसभा को भंग कर सकता है हाँ, भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। आर्टिकल 111 के तहत जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, जिस पर राष्ट्रपति सहमति दे सकते हैं या अपनी सहमति रोक सकते हैं। परंतु राष्ट्रपति विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और यदि धन विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 160 के तहत ऐसा उपबंध कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 160 के अनुसार राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किए थे, वह मामला कौन था? वह भारत डाकघर संशोधन बिल था। सी सही हो जाएगा। इसमें बोला गया था कि
जो पहले लेटर्स दिए जाते थे तो डाकियों को अधिकार होगा कि वह पत्र को खोल के देख सके। यह सेफ्टी के लिए लाया गया था। इस पर जो है तत्कालीन राष्ट्रपति ने वीटो पावर लगा दी थी। आज तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति जैन सिल द्वारा जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग किए भारतीय डाक संशोधन बिल के संदर्भ में किया गया था, क्योंकि यह डायरेक्ट आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजे जाने का अधिकार दे दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को सहमत देने के लिए बाध्य है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार बिल को धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि दोबारा संशोधन के या बिना संशोधन के वही बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति वहां अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? वित्त आयोग की अध्यक्ष की, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नहीं, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। हाँ, आंसर सी सही हो जाएगा 1 और 3। योजना आयोग, अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग रख दिया गया है। योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजनाएं लेकर आता था, अब वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ख़त्म कर दिया गया है। इसके स्थान पर नीति आयोग काम करता है और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा तथा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री अर्थात दिल्ली और पुदुचेरी, अब तो जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जबकि वर्तमान समय में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है जिसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री स्वयं इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में देखना। महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। सही है। महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य यहाँ भाग नहीं लेते। यहाँ राज्य का कोई योगदान नहीं होता। लोकसभा राज्यसभा का योगदान होता है राष्ट्रपति की महाभियोग लगाने में। आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति के संबंध में सही कथन देखना है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के उपरांत ही करेगा। सही है। राष्ट्रपति क्षमादान किए जाने का कारण बताने के लिए बाध्य है? नहीं, कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार है? नहीं। राष्ट्रपति की इस शक्ति को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ये भी गलत है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा किए गए कार्यों पर चुनाव अवैध घोषित होने तक क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो वैध होते हैं तो अवैध माने जाएंगे? नहीं, अवैध नहीं माने जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे? हाँ, वैध माने जाएंगे। आंसर सी सही हो जाएगा। आर्टिकल 71(2) के तहत यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान नहीं होंगे अर्थात वैध माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? ऐसी अध्यक्षता तो राज्यसभा में होती है। उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं जबकि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। आंसर सी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सदस्य न होकर उपाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य करते हैं, राज्य विधान परिषद नहीं, और राज्यसभा के सदस्य ये भी करते हैं। आंसर भी सही हो जाएगा। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, 1952 से लेकर 1962 तक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों 1952 से 1962 के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद भार संभाला था। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सही कथन देखना है। पहला करा, इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सही है। इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य होते हैं। अगला, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। ये भी सही है। आंसर सी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। इसके निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, परंतु राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किया जा सकता है, तो वो प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। आंसर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया और जिससे लोकसभा सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाला एक निर्वाचक मंडल द्वारा उस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। ये गलत हो जाएगा। यह निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्याबल मत द्वारा होता है। बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य का सदस्य नहीं होगा। ये भी सही है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई भी पद धारण नहीं करेगा। ये भी सही है। आंसर ए गलत हो जाएगा। उसने गलत पूछा तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन देखना है। पहला कह रहा है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है। गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति को निर्वाचन प्रतिवर्ष तो नहीं होता। दूसरा, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ये भी गलत हो जाएगा। अगर राज्यसभा जो है उपराष्ट्रपति को पदच्युत कर सकती है तो 5 साल के पहले ही अपने पद त्याग सकता है। ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ये भी गलत हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है। डी सही हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हालांकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन वह पीठासीन अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। वह तब तक राज्यसभा के सभापति का पद धारण करता है जब तक वह उपराष्ट्रपति के पद पर रहता है। राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जरूरी है कि राज्यसभा में इस आशय का प्रस्ताव कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना के साथ रखा जाए।
और इसे समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से पारित किया जाए एवं लोकसभा उस प्रस्ताव पर सहमति दे। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर भी पद मुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हमें सत्य कथन देखना है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संख्यमणीय मत द्वारा होता है। सही हो जाए। दूसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते, यह भी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत इस आशय का प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ राज्यसभा में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। तो हमसे असत्य पूछ रहा है, असत्य बी है, 3 है तो आंसर बी हो जाएगा। बाकी 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें गलत आंसर देखना है, कौन सा सही नहीं है देखना है। पहला कह रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, सही है। जबकि राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित शामिल होते हैं। औपचारिक महाभियोग द्वारा अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता नहीं। पहले महाभियोग पूर्व करो, उसके बाद अगर साबित हो जाता है तब वो अपने पद से हट जाएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिनका निर्णय अंतिम होता है। तीसरा भी सही हो जाएगा। हमसे गलत पूछा है, आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति उसकी शक्तियों तथा कार्यों के संबंध में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हुए वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान होता है, जो सीनेट अमेरिकी विधानमंडल के उच्च सदन के सभापति के रूप में कार्य करता है, सही है। अगला कह रहा है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, सही है। इसके अंदर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना चाहिए। अगला कह रहा है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के दायित्वों का निर्वहन भी करता है, गलत। सिर्फ राष्ट्रपति के दायित्वों का ही निर्वहन करेगा। तो 1 और 2 आंसर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सही कथन देखना है। पहला कह रहा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, गलत। दोनों का इलेक्शन होता है और दोनों 5 वर्ष के लिए अपॉइंट होते हैं, निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट, यदि उपराष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त होता है तो पद रिक्त की स्थिति से 6 माह की अवधि के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद के रिक्ति के संबंध में निर्वाचन यथाशीघ्र होता है, न कि 6 माह के अंदर उपराष्ट्रपति के पद के लिए। तो आंसर डी सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। आर्टिकल 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से तब तक हटाया जा सकता है जब राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा पूर्ण बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाए तथा लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त कर दी जाए। आर्टिकल 68(2) के अनुसार मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या किसी अन्य कारणों से रिक्त हुए उपराष्ट्रपति के पद को यथाशीघ्र भरा जाएगा, न कि 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के संदर्भ में गलत कथन देखना है, कौन सा सही नहीं है। राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके लिए प्रधानमंत्री ने अनुशंसा नहीं की है, नहीं। अगर प्रधानमंत्री ने अनुशंसा नहीं की है तो राष्ट्रपति उसे मंत्री नहीं बना सकते। मतभेद होने की स्थिति में वह राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री को पदच्युत करने की सलाह दे सकता है, हाँ दे सकता है। राष्ट्रपति उसे पदच्युत कर सकते हैं। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करवा सकता है, ये भी सही है। हमसे गलत पूछा है, आंसर ये सही हो जाएगा। बाकी 2 और 3 सही हो जाएंगे। मंत्रियों की केंद्रीय परिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री
को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री उन व्यक्तियों की अनुशंसा करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त कर सकता है। दूसरा, वह मंत्रियों में विभिन्न विभागों का आवंटन तथा उनमें फेरबदल करता है। जब मतभेद होता है तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है या राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। साथ ही वह सभी मंत्रियों का मार्गदर्शन करता है, उन्हें दिशा निर्देश देता है, नियंत्रित करता है और उनकी गतिविधियों पर तालमेल बनाए रखता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, इसलिए अन्य मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने या प्रधानमंत्री के मृत्यु के पश्चात कार्य नहीं कर सकते और संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? वह पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, सही है। इस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, ये भी सही है। लेकिन राज्यसभा पूर्ण बहुमत से पद से हटा सकती है। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। कितनी बार चयनित होगा इसके बारे में संविधान मौन है, आंसर ए सही हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए कार्यकालों की संख्या की कोई भी सीमा संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो संविधान में रिक्त होने के भीतर टाइम का कोई समय सीमा नियत नहीं है, आंसर डी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 68(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराए जाने का प्रावधान है, इसके लिए कोई समय सीमा नियत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसे राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसे राज्यसभा की कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं है, ये सही है। और यह राज्यसभा का निर्वाचित सभापति नहीं होता, उपराष्ट्रपति होता है और सभापति के तौर पर कार्य करता है। इसका बतौर सभापति के रूप में निर्वाचन नहीं होता, उपसभापति का चुनाव होता है, सी भी गलत हो जाएगा। लेकिन जब मत बराबर होते हैं तो वह निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सही कथन देखना है। वर्ष 1961 में 11वें संविधान संशोधन अधिनियम ने उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया, सही है। इन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया में परिवर्तन करके नए नियम बनाए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दूसरा, राज्यसभा की विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का हकदार नहीं है, ये भी सही है। तो आंसर सी सही हो जाएगा। राज्य की विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन में मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में विभेद के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। पहला कह रहा, मंत्रिपरिषद एक सूक्ष्म निकाय है जबकि मंत्रिमंडल एक व्यापक निकाय है, तो यह गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद एक व्यापक निकाय है जबकि मंत्रिमंडल एक सूक्ष्म निकाय है। दूसरा, सरकारी दायित्वों को पूरा करने के लिए मंत्रिपरिषद एक निकाय के रूप में कार्य नहीं करती, ये सही हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। हालांकि मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का जिक्र किया गया है, जो कि मूल संविधान में ना होकर संविधान संशोधन द्वारा सिर्फ एक बार मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में। आंसर भी सही हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देखें। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं,
कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अतः मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग है। ठीक है। मंत्रिपरिषद सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करते, इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं है, जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके अतिरिक्त संविधान के मूल भाग में मंत्रिमंडल का वर्णन नहीं किया गया, बल्कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन देखना है। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री की स्थिति पूर्व राष्ट्रपति के ठीक बाद की होती है? नहीं, पहले उपराष्ट्रपति होते हैं, पहले राष्ट्रपति होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर प्रधानमंत्री होते हैं वरीयता के क्रम में। दूसरा कह रहा है वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ये सही है, आंसर बी सही हो जाएगा। वरीयता क्रम देखें तो पहले राष्ट्रपति होते हैं नंबर 1 पे, फिर उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर प्रधानमंत्री होते हैं, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में होते हैं और उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। हमें सही कथन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा कार्यों के संबंध में देखना है कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद स्वयं भंग हो जाती है। सही है, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं तो मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। चुनाव आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। ये भी सही है। जब संसद में मंत्रिपरिषद का विश्वास समाप्त हो जाता है तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने का अनुरोध करते हैं। सिर्फ विश्वास समाप्त हो जाने पर नहीं, प्रधानमंत्री जब चाहें लोकसभा को भंग करा सकते हैं। इस वजह से तीसरा गलत हो जाएगा, आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में होता है। प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने या उनकी मृत्यु होने की स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी हो गया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो गया तथा सदस्य हो गए, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों और अन्य की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। वो अविश्वास प्रस्ताव का वेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया। ये सही है, लेकिन उसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि एक बार राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए बिल भेजने का अधिकार है। अगर दूसरी बार राष्ट्रपति के पास संशोधन या संशोधन के बिना अधिनियम आता है तो फिर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है, ऐसा मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, इस वजह से गलत हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। एक मंत्री जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है उसके पास बोलने और दूसरे सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह केवल उस सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य है, दूसरे सदन में नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत के राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और विशेषित वीटो होता है। ये गलत हो जाएगा, विशेषित वीटो ना होकर पॉकेट वीटो होता है। आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो होता है। जब राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास अनेक विकल्प होते हैं, जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में
उल्लेख किया गया है, ये सही हो जाएगा। और यही हम वीटो समझ लेते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो मिला है। आत्यांतिक वीटो है, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो है, विशेष वीटो नहीं है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन देखना है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों के समान होते हैं। सही है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं तो उन्हें राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने से मना कर दिया जाता है। यह भी सही है। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही कथन देखना है। पहला करा, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को लोकसभा द्वारा एक विशेष अधिकार प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। गलत हो जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बोलते हैं और राष्ट्रपति हटा देते हैं पदच्युत करने के लिए। नेक्स्ट करा, केवल मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को लोकसभा की समयावधि समाप्त होने से पूर्व उसे विघटित करने का परामर्श देती है। नहीं, प्रधानमंत्री परामर्श दे सकते हैं समय पूर्व होने से पहले, या फिर अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तब मंत्रिपरिषद भंग होती है। दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो ए और ना ही बी। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति, विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का अर्थ है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास मत के माध्यम से हटा सकती है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में सही कथन देखना है। यह सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये गलत हो जाएगा। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हाँ, दूसरा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से केंद्रीय मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। ये भी सही है। आंसर डी 2 और 3 सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में गलत कथन को देखना है, कौन सा सही नहीं है। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री पर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। नहीं, राष्ट्रपति के साइन होते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकता। नहीं, प्रधानमंत्री कहीं से भी मंत्री किसी भी व्यक्ति को बना सकता है। शर्त यह है कि 6 माह के अंदर उसे उस सदन का सदस्य होना चाहिए। तो आंसर डी हो जाएगा। ना तो ए सही नहीं है, ना ही 2 सही नहीं है। प्रत्येक विधेयक के संसद के दोनों सदनों द्वारा या तो अलग अलग या फिर संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे देता है तो वह विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को मंत्रियों के रूप में अपॉइंट किया जाता है। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य चाहे चुनाव द्वारा या फिर नामांकन द्वारा बनना चाहिए, अन्यथा वह मंत्री नहीं बना रह सकता। राज्यसभा या लोकसभा का कोई नामांकित सदस्य भी मंत्री बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के संबंध में सत्य कथन देखना है। 1977 में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया। सही है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के 2 अध्यक्ष होते हैं। एक राजनीतिक अध्यक्ष प्रधानमंत्री के तौर पे होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, और दूसरा प्रशासनिक अध्यक्ष सचिव होते हैं। तो आंसर सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री सचिवालय वर्ष 1947 में गवर्नर जनरल के सचिव की जगह अस्तित्व में आया। जून 1977 तक इस कार्यालय का नाम प्रधानमंत्री सचिवालय ही था, परंतु 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में इसका नाम प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया। इस कार्यालय का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है, जो इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, हमें गलत कथन को देखना है। संसद के दोनों सदनों के मंत्री चुने जाते हैं। सही है।
एक व्यक्ति जो सांसद नहीं है मंत्री बन सकता है, ये भी सही है। प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री बना रह सकता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार करता नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। आंसर डी सही हो जाएगा, गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सही है। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह भी सही है। और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से यह विघटित हो जाता है, यह भी सही है। सभी सही हो जाएंगे, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सही कथन देखना है, कैबिनेट मंत्री गैर कैबिनेट मंत्री दोनों ही कैबिनेट समितियों के सदस्य बन सकते हैं, सही है। गृह मंत्री भी कैबिनेट समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है, यह भी सही है। कार्यकरण आवंटन नियम 1961 के तहत कैबिनेट समितियों का गठन किया गया था, यह भी सही है। सभी सही हो जाए। तो कैबिनेट समितियां अपने उत्पत्ति से संविधानेतर है, मतलब कि इनका संविधान में वर्णन नहीं किया गया, मूल संविधान में इनको नहीं शामिल किया गया था, इसलिए संविधानेतर है। हम शब्दों में उनका संविधान में उल्लेख नहीं है, हालांकि उनकी स्थापना की व्यवस्था कार्यकरण आवंटन नियम के अंतर्गत की गई है। इसके सदस्यों की संख्या 3 से 8 तक होती है। इनमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन गैर कैबिनेट मंत्री भी इनके सदस्यता से वर्जित नहीं किया जा सकता, अर्थात इनको भी शामिल किया जा सकता है। इसकी अध्यक्षता अधिकतर प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। कभी कभी अन्य कैबिनेट मंत्री, विशेषकर गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री भी अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं, परंतु यदि प्रधानमंत्री किसी समिति का सदस्य है तो वह उसकी अध्यक्षता करता है। और कार्यकरण आवंटन नियम के अधीन सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया जाता है। कार्यपालिका भारत सरकार के कार्यकरण आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत कार्य करती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में सही कथन देखना है। सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह भी सही है। प्रधानमंत्री की त्यागपत्र या मृत्यु से विघटित हो जाती है, यह भी सही है। सभी सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड था। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और अनुच्छेद 75(2) के तहत राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र या मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। तो यहीं से ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।